Hello, good evening, people. All ready? क्या मैम, हम तो सब रेडी हैं, आप ही लेट आते हो, है ना? चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेआईबी। ये टॉपिक है आपका मॉड्यूल डी का यूनिट नंबर 15, दैट इज़ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस की जब मैं बात करूँगी तो रेशियो एनालिसिस इज व्हाट, जब हमें अकाउंटिंग की टर्म्स में दो चीज़ों के बीच का रिलेशन चेक करना है कि वो आपस में एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है एंड उनका एक दूसरे पे इफ़ेक्ट क्या है, हाउ दे इफ़ेक्ट ईच अदर, जब उन्हें हम अर्थमेटिकली क्या करें, कंसीडर करें विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रेशियो एनालिसिस ऑल अबाउट। तो वन बाय वन पढ़ते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट आर अकाउंटिंग रेशियोज? अकाउंटिंग रेशियोज आर relationships expressed in mathematical terms between accounting figures which are connected with each other in some or the other manner। ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये अकाउंटिंग फिगर्स या दो या तीन अकाउंटिंग वैल्यूज़ को साथ में कंसीडर करना है इस तरीके से कि वो आपस में रिलेशन हम उनसे डिफाइन कर सके। There will be no purpose will be served by comparing two set of figures which are not at all connected. अंडरलाइन कर लीजिए। अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक बार फिर रिपीट करती हूँ, जो आप बिटवीन अकाउंटिंग फिगर्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम और द अदर मैनर। Obviously, no purpose will be served by comparing two sets of figures which are not at all connected with each other। जब चीज़ें आपस में कनेक्टेड ही नहीं होंगी और उनको अगर आप कंपेयर कर रहे हो, then it is of no use। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज पे आ जाते हैं। जो रेशियोज हैं वो किस तरीके से क्लासिफाइड होती हैं? वन इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड द अदर इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल मीन्स जो हमेशा पुराने टाइम से होता चला आ रहा था। देन फंक्शनल इज जब हमने अपनी नीड्स के हिसाब से उन रेशियोज को क्या करना शुरू किया, मोल्ड करना शुरू किया और उन्हें कैलकुलेट करना शुरू किया। Traditional classification has been on the basis of financial statements to which the determinants of the ratio belongs. On this basis, the ratios can be classified as profit and loss ratio, balance sheet ratio and composite ratio। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की बात करूं तो जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए उसमें से परचेज की फिगर, सेल की फिगर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स, इन सब को कंसीडर करते हुए जो मुझे फिगर्स चाहिए, पर्टिकुलर फिगर्स चाहिए, वो फिगर्स को मैं क्या करूँगी, जो मेरे रेलेवेंट है उन्हें पिक किया और उसके बाद मैंने रेशियोज कंप्यूट कर दी। देन इज बैलेंस शीट रेशियोज।
ratios calculated on the basis of figures of balance sheet only. अब जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें क्या आता है, एक तरफ लाइबिलिटीज एक तरफ असेट्स. लाइबिलिटीज में क्या क्या आ गया, कैपिटल आ गया, लॉन्ग टर्म लोन्स आ गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, करंट लाइबिलिटीज हो गई. असेट साइड में क्या आ गया, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स आ गई और करंट असेट्स आ गए. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन आइटम्स को कंसीडर करते हुए मुझे क्या लेनी है, जो रेशियोज या जो फिगर्स बैलेंस शीट से पिक की जाएंगी वो बैलेंस शीट रेशियो का पार्ट बनेगी. देन इज कॉम्पोजिट रेशियो. कॉम्पोजिट रेशियो इज द रेशियोज बेस्ड ऑन द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट. सेल की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस से उठाई, डेटर्स की फिगर कहाँ से हुई, बैलेंस शीट से उठाई. उनको आपस में क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि ठीक है पिछली बार मेरी सेल हुई थी 10 लाख रुपए की और उस 10 लाख में से 5 लाख के जो है वो डेटर्स थे. कंपैरिजन रेशियोज ऐसे ही निकलेंगे. तो कॉम्पोजिट रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो आपको क्या कर दिया गया, आपको स्विमिंग पूल में डाल दिया गया एंड आपको बोल दिया गया बेटा तैर लो. यू एक्चुअली डोंट नो कि इन सबसे कौन कौन सी रेशियो निकल के आ सकती है मेरी. ठीक है, क्या करना है, टोटल कंफ्यूजन है. तो अब हमने इसे क्लासिफाई कर दिया गया. क्लासिफाई किया गया अंडर द नेम ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन. तो ट्रेडिशनल बेसिस एज गिवन अबव हैज बीन फाउंड टू बी टू क्रूड, यानी कि बहुत कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ आ रहा, and unsuitable है because of analysis of balance sheet and income statement cannot be done in isolation. They have to be studied together in order to determine profitability and solvency of the business. तो अब हमने क्या किया, हमने डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया. क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट के बेसिस पे, टर्नओवर के बिजनेस की सेल्स, तो सेल्स के बेसिस पे, एंड सॉल्वेंसी के बेसिस पे. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी इज द एबिलिटी टू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज. सॉल्वेंसी इज व्हाट, द एबिलिटी टू पे ऑफ योर लाइबिलिटी. मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकते हो. देन कम्स फाइनेंशियल रेशियोज जो है उनका क्लासिफिकेशन दो कैटेगरीज में होता है. वन इज शॉर्ट टर्म एंड द अदर इज लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मीन्स हमें छोटे मोटे खर्चे करने हैं, डे टू डे खर्चों के लिए हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए. ठीक है. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज जब हमें फ्यूचर प्लान करना है और उसके लिए असेट्स एक्वायर करने हैं, बिल्डिंग्स एक्वायर करनी है, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करना है, तो उसके लिए भी कि पैसा चाहिए. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी is for a span of 12 months or less than that. Long term is for a period of 12 months or more than that. ठीक है. शॉर्ट टर्म को हम क्या बोल देते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, एंड लॉन्ग टर्म इज सॉल्वेंसी रेशियो. ठीक. ओके, एक बार ये पीपीटी पे देख लेते हैं. डेफिनेशन ऑफ रेशियोज की बात कर रही थी मैं. इट इज व्हाट, अकाउंटिंग रेशियोज आर द रिलेशनशिप्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स बिटवीन फिगर्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर. इसके बाद क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन. प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, बैलेंस शीट एंड कॉम्पोजिट. फंक्शनल इज प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर एंड सॉल्वेंसी. Calculation of ratios in terms given in profit and loss. Calculation of ratios based on liabilities and assets, and ratio calculated based on both profit and balance sheet. देखो इसे एक बार.
ट्रेडिशनल मेथड हो गया यानी कि पुराने तरीके से, जब हमने इनिशियल अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तब हम क्या करते थे, और उसके बाद हमने अपना काम इजी करने के लिए उसे अपग्रेड कैसे किया। ठीक है, आगे बढ़ूं। यूज क्या होता है अकाउंटिंग रेशियोज का, ये बुक में नहीं जा रही हूँ, बुक में बहुत कुछ लंबा लंबा लिखा हुआ है, इतना पढ़ने का आपके पास भी टाइम नहीं है। ठीक है, तो यूज ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफाई करना किसी चीज को, कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, उन रेशियो से अपनी बुक्स को एनालाइज कर दें। तो सिंप्लीफाई स्टडी ऑफ प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स। प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स क्या हो गई मेरी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, देन ट्रेडिंग हो गया, कॉम्पोजिट, अंकुर शुक्ला जी ने पूछा है कि कॉम्पोजिट रेशियो और टर्नओवर रेशियो सेम हुआ। कॉम्पोजिट रेशियो अंकुर सर, द थिंग इज, जब आप फिगर्स उठाते हैं बैलेंस शीट एज वेल एज योर प्रॉफिट एंड लॉस से, दैट इज कॉम्पोजिशन, और वो किस में आती है, ट्रेडिशनल मेथड में। बट जब हम टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो बेस्ड अपॉन माय सेल्स। जो हमारा सेल्स का वैल्यू है, उस सेल्स के रिस्पेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें उठाएंगे वो है। और टर्नओवर रेशियो किस में आती है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। तो दोनों अलग है। कॉम्पोजिट इज a mixture of profit and loss along with balance sheet, and turnover ratios are different, जो सिर्फ बेसिकली किसे ध्यान में रख सेल्स को ध्यान में रखते हुए निकाली जाती है। क्लियर, कमिंग बैक टू यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, हम बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन क्या है कि ये मेरी जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स है, अकाउंट स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, इनको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। अगर मुझे कोई पूछे कि आपकी वर्किंग कैपिटल क्या है, आप मुझे सिंपल बता दीजिए कि वर्किंग कैपिटल क्या है आपकी, तो आप बोलेंगे वर्किंग कैपिटल क्या है, पता नहीं, रुको मैं फॉर्मूला चेक करके बताता हूँ। बट जब आप टॉपिक पढ़ चुके हैं एंड यू नो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, देन वर्किंग कैपिटल इज योर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और ये फिगर कहाँ से निकल के आती है, ये निकल के आती है बैलेंस शीट से। तो हमें क्या करना है, रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो की बात होती है तो वर्किंग कैपिटल रेशियो निकलती है। करंट रेशियो भी क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी का रेशियो, वो भी बताती है क्या, हमें वर्किंग कैपिटल बताती है। तो इस तरीके से चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है खुद के लिए। देन इज इंटरफर्म कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फर्म विद द वीक फर्म। ठीक है, अब बात करते हैं करंट रेशियो की। करंट रेशियो इज द रेशियो बेस्ड अपॉन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। एक साल, पिछले साल की अगर मैं बात करूं, 18-19 में आपका जो करंट रेशियो था वो 2:1 था। ठीक है, 1920 में आके वो जो आपका करंट रेशियो है वो कितना हो गया, वो 1.5:1 हो गया। तो अब ये क्या हुआ, आप कंफर्म कर रहे हैं कि पिछली बार जो आपकी जो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज थी, आपके करंट असेट्स डबल थे आपकी लायबिलिटी के, बट इस बार ऐसे नहीं है। इस बार तो क्या हुआ, सिर्फ 1.5 गुना ही तो ज़्यादा रह गए। दैट मीन्स अलार्मिंग सिचुएशन है, कुछ फटाफट करना पड़ेगा ताकि लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए एटलीस्ट मेरे पास दुगना फंड तो रहे।
अगर मेरी 1 लाख की लाइबिलिटी है तो कम से कम मेरे पास 2 लाख रुपए होने तो चाहिए देने के लिए, ताकि 1 लाख में बचा सकूं और उससे काम कर सकूं। अगर मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए बाद में बच जाएंगे पेमेंट करने के बाद, तो फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लोन लेने जाना पड़ेगा और मेरी लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। मुझे कोई लोन ही नहीं देगा, वो पहले ही बोल देगा कि आपके जो करंट असेट्स है वो 1.5 लाख के, और लाइबिलिटीज ऑलरेडी 1 लाख की है, तो 50,000 तो आपके पास बच ही रहा है, मत फायदा करो, हम आपको लोन नहीं देंगे। वहीं अगर आपकी 18-19 में करंट रेशियो 2 थी और इस साल आपकी 19-20 में वो रेशियो 4 या 5 हो गई, तो आप जब लोन्स लेने जाएंगे किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो सॉलिड होगा, उसके बिहाफ पे आपको इजीली लोन मिल जाएगा, बिकॉज यू हैव ample amount of working capital, you are solvent enough to pay off your liabilities। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंटर फर्म कंपैरिजन। देन इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। दो डिविजन्स के रिस्पेक्ट में हमें ट्रांजेक्शन करने हैं। मैं मान लो आई एम हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक जगह पे सोप्स बना रहा है और एक जगह पे क्या बना रहा है, टूथ ब्रशेस बना रहा है, टूथपेस्ट बना रहा है। ठीक है, अब वो चेक करना चाहता है कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सोप्स में कितना है और टूथपेस्ट में कितना है। पिछले साल टूथपेस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था या सोप बेचने में हुआ था, और इस बार फ्यूचर क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, वेदर वी आर गोइंग अप और वी आर गोइंग डाउन। तो हमें वो भी चेक करने के लिए, अगर आपके पास ये रेशियोज निकल के रखी गई होंगी, रेडिबली अवेलेबल होंगी, तो क्या होगा, आपको पूरी सी पूरी स्टेटमेंट्स खोलनी नहीं पड़ेंगी, आपको चीज़ें खंगालनी नहीं पड़ेंगी। कोई आपसे पूछेगा कि भैया मुझे बताओ, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, ये बता दो कि पिछली बार प्रॉफिट ज़्यादा था या इस बार प्रॉफिट ज़्यादा था। ठीक है, एक काम क्या कर सकते हो, बैलेंस शीट देख सकते हो। अब वो पूछे रेशियो क्या था, अब वो रेशियो पहले निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकालोगे। इतनी देर में तो बॉस गुस्सा हो जाएगा, नहीं करना वो काम। क्या करना है, बैलेंस शीट में जो एनेक्सर्स लगे होते हैं उसमें रेशियोज कैलकुलेट करके निकाले जाते हैं, तो आपको वहां से जाके पढ़ना है कि बताओ, यहां से देख के बता दो। ठीक है, तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। देन प्लानिंग, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बैठ गए, पिछली बार देखा एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, इनकम कम थी। इस बार देखा इनकम तो ठीक है, एक्सपेंसेस अभी फ़िलहाल कम है, बट आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। और सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है, इनकम तो कहीं आएगी नहीं, खर्चे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें क्या करें। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी कि प्लानिंग करके, मीट आउट करके हमें अपने लिए पैसा और इनकम को जनरेट करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। कमिंग बैक टू योर बुक, तो यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज मैंने आपको बता दिया कि सिंप्लीफाई करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इंटर फर्म कंपैरिजन करना, इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना और प्लानिंग करना। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। एवरीथिंग हैज अ प्रो एंड कॉन, किसी चीज़ के फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, पानी पीना इज गुड फॉर हेल्थ, ज़्यादा पियोगे तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो अकाउंटिंग रेशियोज पे अगर टोटली डिपेंडेंट हो जाओगे तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी रिक्वायर्ड। फर्स्ट कंपैरेटिव स्टडी रिक्वायर्ड है, रेशियोज की
अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कंपैरेटिव स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज़ अ रेशियो, हाउ दे आर कैलकुलेटेड, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको बुक्स दे दी गई, आपको बैलेंस शीट पकड़ा दी गई, आपको बोला गया ये बैलेंस शीट है, इसे ले लीजिए और मुझे करंट रेशियो कैलकुलेट करके बता दीजिए। आपने कहा ओके, आप उसे लेकर चले गए। अब आप 2 मिनट 5 मिनट बैठे रहे पढ़ते रहे। When you do not know what is the current ratio, how will you compare it? Calculate करना is first thing, comparison is the second thing. So what is the point? अब क्या करो? कंपैरेटिव स्टडी है तो दैट मीन्स हमें पहले इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ से चीज़ें पिक की जा रही है और उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो दैट इज अ लेंदी प्रोसेस। देन limitations of financial statements. Ratios are based on the information which has been recorded in the financial statements. As indicated in the preceding papers, financial statements suffer from number of limitations. Ratios derived from there therefore are also subject to those limitations. कई बार क्या होता है, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मैनिपुलेटिव होती हैं। मैनिपुलेटिव होती हैं दैट मीन्स दे आर not genuine, they are not actual, and when they are not actual then that means कि आप उन पे 100% rely नहीं कर सकते। and when you cannot rely on the financial statements then how can you say कि आप जो है उससे derived ratios पे भी क्या करें, बिलीव करें। getting my point? Everybody is clear with this? Type yes or no. Come on, quick. Okay, ठीक है। रेशियोज अलोन आर नॉट एडिक्वेट। रेशियोज आपने निकाल ली है, निकाल के बस बैठ गए आराम से कि भाई मैंने तो काम कर दिया, बैलेंस शीट बना दी, प्रॉफिट एंड लॉस बना दी और रेशियोज भी बना दी। विल इट वर्क? नहीं। चाय का ऑर्डर दिया आपने, आपको चाय सर्व कर दी गई, ठीक है, उसके बाद स्नैक्स कुछ नहीं ऑफर किए गए, तो आपके माइंड में एक बात रह जाती है ना, यार चाय खाली खाली थी। पॉइंट आई नो थोड़ा आउट ऑफ लीग एग्जाम्पल है, बट कहना क्या चाहती हूँ मैं कि अगर आपने रेशियोज अच्छे से निकाल भी ली है, अगर आपने रेशियोज अच्छे से कंप्यूट भी कर ली है, स्टिल दैट इज व्हाट, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑल बाय इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद भी चीजें हैं जो करनी है। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग, विंडो शॉपिंग तो सबने सुना है। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन सच अ वे एज टू conceal vital facts and present the financial statement as a way to show a better position than what actually it is. आपके हाथ में एक भी रुपया नहीं है, आपके हाथ में एक भी रुपया नहीं है, आपने कंपनी खोल रखी है, आपके पास एक भी पैसा नहीं है जेब में, और आपकी कैश बुक में कैश दिखाया जा रहा है 5 लाख का, विच इज अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट। अब जब वो करंट एसेट का पार्ट है, आई एम सॉरी, जब वो करंट एसेट का पार्ट है तो दैट मीन्स आपके पास क्या है, सॉल्वेंसी है, आप दिखा रहे हो कि आप सॉल्वेंट इनफ हो, बट जेब तो ठन गोपाल है, पैसे तो है नहीं, कहाँ से दोगे? दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स। डेटर्स दिखा रहे हो आप कि मैंने तो सामान उधार पे बेच रखा है। अब ऐसा होता नहीं है, बट कई बार ये सोचो कि सेल्स आपकी हुई 1 लाख रुपए और 90% आपने क्या दिखा दिए, डेटर्स। तो भाई एक्सपेंसेस आपने दिखाए 50,000 के, तो कोई बंदा आपसे पूछेगा कि सर आइए जरा इधर, मुझे एक बात बताइए, 1 लाख का आपने सामान बेचा, ठीक है सर, उसके बाद 90,000 रुपए के आपके डेटर्स हैं,
कितना मिला आपको सर? 10,000 रुपये। सर 50,000 के आप खर्चे कर दे रहे हो, आपके बैंक में पैसे नहीं है, आप वो 40,000 का खर्चा कहाँ से कर रहे हो? प्रॉफिट नहीं दोगे क्या कंपनी को? शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं दोगे? सो दिस इज विंडो ड्रेसिंग, व्हाट इट डज टू योर बुक्स, कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ब्यूटिफिकेशन करते हैं अपनी बुक्स का, ताकि सामने वाला जो है वो हमें या तो हमारा लोन अप्रूव कर दे, या हमें क्या कर दे, असेट्स खरीदने में हेल्प कर दे, या फिर हमें ग्रांट्स दे दे। वॉट एवर इज माई पर्पज, मुझे क्या करनी है, अपनी बुक्स ब्यूटिफाई करनी है। ब्यूटिफाई का मतलब ये नहीं है कि स्पार्कल पेन से लिख रहे हो या कवर चढ़ा रहे हो बैलेंस शीट पे, नहीं, वो ब्यूटिफिकेशन नहीं करना। ब्यूटिफिकेशन करना है वैल्यूज का, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है ऑफ रेशियो एनालिसिस। प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइजेस कभी भी मार्केट में सेम नहीं रहते, दे आर ऑलवेज अप डाउन, अप और डाउन, ठीक है, आप कुछ नहीं कह सकते। Financial analysis based on accounting ratios will give misleading results if the effect of changing in the price levels are not taken into account. मान लीजिए आप निकाल रहे हैं अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर इज व्हाट, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज अर्न्ड बाय द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा सेम तो नहीं रहेंगे, आप एक शेयर होल्डर हो, आपने इनिशियली कितने शेयर्स खरीदे, 1000 शेयर्स खरीदे, उसमें से आपने 500 शेयर्स वापस कर दिए, फिर आपने 2000 खरीदे, फिर आपने वापस कर दिए, फिर आपने कुछ खरीदे। आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो कभी बढ़ेगा तो कभी रिड्यूस होगा, तो उसमें भी क्या है, हमारा लेवल ऑफ प्राइस जो है चेंज हो रहा है। असेट रेशियो निकाल रहे हैं, असेट्स की वैल्यू अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगी, अगर असेट्स को उन्हीं वैल्यू पे लूंगी जो हमने इनिशियली एट द टाइम ऑफ परचेज ली थी, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्राइस लेवल को इग्नोर कर रही हूँ, तो उसका इफेक्ट भी मेरी बुक्स पे पड़ेगा, रेशियोज पे पड़ेगा। नो फिक्स स्टैंडर्ड्स। अब जब इसकी बात करते हैं, नो फिक्स स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कहता है कि आपके पास कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, कोई भी बेंचमार्क्स नहीं है फॉर सेटिंग अप रेशियोज, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 2 या 3 रेशियोज के लिए, करंट रेशियो 2:1 होनी चाहिए, क्विक रेशियो 1:1 होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं कोई भी रेशियो निकाल लूँ, डेटर्स टर्नओवर, सेल टर्नओवर, परचेज टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं बताया गया कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या नॉन एक्सेप्टेबल है, सिर्फ 3 रेशियोज के बारे में बताया गया, करंट, क्विक एंड डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। अब आ जाते हैं रेशियोज पे, फॉर्मूलाज पे, ठीक है। गेटिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन वंस अगेन। मीनवाइल अभी कोई डाउट इसमें किसी को? No doubts? चलिए, how can I get these PPTs? This is not a doubt, please. I'll let you know how can you get these PPTs.
You just have to call us and the PPTs will be served to you. Starting from the very basic ratios, calculation and interpretation of various ratios. Liquidation या liquidity ratio. What does these ratio do? They help in calculation of working capital, that is liquidity of the firm, taking into consideration the value of current assets and current liability at a given point of time. What you have to consider? करंट assets and my current liabilities at a given period of time. अगर आप मंथली बेसिस पे लिक्विडिटी निकाल रहे हैं तो जिस पर्टिकुलर मंथ के लिए आप लिक्विडिटी फाइंड आउट करने चाहते हैं उसमें क्या होगा, उस पीरियड के करंट असेट्स का टोटल ले लीजिए और करंट लाइबिलिटीज़ का. अगर आप पूरे साल का लेना चाहते हैं तो पूरे साल के करंट असेट्स का टोटल लीजिए और पूरे साल की करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल लेते हुए उनके बेसिस पे आप क्या निकालेंगे, लिक्विडिटी ऑफ द फर्म निकालेंगे. ठीक, रेशियोज कंसीडर्ड हियर यार. फर्स्ट इज करंट रेशियो. आपकी जो लिक्विडिटी रेशियो है उसके अंडर कौन कौन सी रेशियोज कंसीडर होती हैं? फर्स्ट इज करंट रेशियो, देन सेकंड इज क्विक रेशियो, liquidity ratio comprises of basically two ratios, current ratio and quick ratio. अब इनके बारे में पढ़ते हैं जरा. What is current ratio? Current ratio is the ratio of current assets and current liabilities, measures short term debt paying ability. So current assets and current liabilities, these are बैलेंस शीट आइटम्स, बोथ आर बैलेंस शीट आइटम्स. ठीक है, ओके. तो अब current assets divided by current liabilities, this is used for what? Measuring short term debt paying ability of the firm. अब हमें क्या देखना है, करंट असेट्स में क्या क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है. सो करंट असेट्स इज व्हाट. अच्छा पहले एक काम करो, बता रही हूँ काम क्या करना है. Open up page number 268 of your books. अपनी बुक्स का पेज नंबर 268 खोलिए. मिल गया सबको? बताओ जल्दी जल्दी.
Okay. Then you can also open up page number 333. Page number 333, page number 245 and page number 333. On these pages, what you will get is, what is my point is, you will get to know the various items of the balance sheets which are there और which are found in a balance sheet. ठीक है, तो एक बार जब ये हमारा सेशन क्लियर होगा उसके बाद ज़रूर ये 2 पेजेस जो मैंने आपको बताए हैं उन्हें एक बार पढ़ के देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं या ये जो फिगर्स हैं कहाँ से डिराइव होती हैं या कहाँ से उठाई जाती हैं. ठीक है, पीपीटी पे वापस आते हैं. हम डिस्कस कर रहे थे करंट रेशियो. करंट रेशियो इज करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. They are used to measure short-term debt paying ability of the firm. Current assets में क्या क्या आता है? Stock, cash in hand, cash at bank, debtors, bill receivables, and your prepaid expenses. Stock क्या होता है? Page number it is 333. Page number is 333. And then the other one is 272. 272, 271. इस पेजेस पे आगे पीछे आपको बैलेंस शीट आइटम्स मिल जाएंगे. स्टॉक की मैं बात कर रही थी. स्टॉक जो है आपको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई देता है? असेट साइड में. असेट साइड में अंडर द नेम ऑफ व्हाट? करंट असेट्स. तो करंट असेट्स में स्टॉक दिखा, उसके बाद क्या दिखा? कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस डेटर्स प्लस बिल रिसीवर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये सब कहाँ दिखेगा आपको? ये सब दिखेगा आपको बैलेंस शीट में अंडर द नेम ऑफ असेट्स. अंडर द नेम ऑफ असेट्स. व्हाट असेट्स? माय करंट असेट्स. स्टॉक जो बैलेंस शीट में आता है वो हमेशा कौन सा होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है. कैश इन हैंड जो होता है वो क्या है? फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड या फॉर दैट पर्टिकुलर टेन्योर जिसके लिए आप करंट रेशियो निकाल रहे हो उस टाइम पे आपके पास कैश इन हैंड कितना है वो. कैश एट बैंक जितने भी आपके नाम पे खाते चल रहे हैं या कंपनी के नाम पे, अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपके खाते भी उस फर्म में I'm sorry. तो कैश एट बैंक की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जितने भी आपके खाते हैं उन खातों को जितने भी उसमें बैलेंसेस हैं उन सबको कंसीडर करते हुए उन सबका टोटल लगा के आपको क्या दिखाना है? कैश एट बैंक. डेटर्स. डेटर्स इज जो मैंने उधार पे सामान बेचा. जब मैंने सेल्स की है उधार पे जो सेल्स की है उसकी वैल्यू जो है वो किस में दिखाई देगी? इन द फॉर्म्स ऑफ डेटर्स दिखाई देगी. देन इज व्हाट? देन इज माय बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल इज बिल रिसीवेबल इज जो मेरे डेटर्स हैं जिनको मैंने माल उधार पे बेचा है उनके साथ मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में एंटर किया है. बिल ऑफ एक्सचेंज में एंटर किया है दैट मीन्स उन्होंने मुझे लिखित में दिया है कि वो मुझे इतने दिन के बाद क्या कर देंगे? आके पेमेंट करके जाएंगे. और अगर वो नहीं आते हैं तो मैं उन पे क्या कर सकता हूँ? लीगल एक्शन उन पे क्लेम
कर सकता हूँ बिकॉज उन्होंने मेरी पेमेंट रोकी है, ठीक है, दे हैव स्टॉप्ड माई पेमेंट। तो डेटर्स एंड बिल रिसीवर्स का कॉन्सेप्ट ये हो गया। देन वी हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, पहले ही कर देते हैं, यानी कि वो इस पीरियड को बिलोंग नहीं करते हैं बट स्टिल हमने उन्हें किया है, और हमने जब उन्हें नहीं किया है इस पीरियड के लिए और वो इस पीरियड को बिलोंग नहीं करते, तो वो खर्चे क्या है मेरे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। दे आर माय प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि वो खर्चा फ्यूचर में होने वाला था बट मैंने अभी पे कर दिया क्योंकि मेरे पास सरप्लस फंड था। Then is current liability. Current liabilities is creditors plus bills payable plus outstanding expenses plus short term loans, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्रेडिटर्स कौन हुए, जिनसे मैंने सामान उधार पे खरीदा। भाई जब मैं उधार पे बेच रही हूँ तो मैं उधार पे खरीदूंगी भी, क्योंकि अभी प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, बेचने की बात ही नहीं हुई, तो जब बेचूंगी तब पैसा आएगा, तो बेचा हुआ सामान से जब पैसा आएगा तो क्रेडिटर की पेमेंट होगी। अभी मेरे पास डेटर्स भी हैं और क्रेडिटर्स भी हैं। डेटर्स ज़्यादा होने चाहिए, क्रेडिटर्स ज़्यादा होने चाहिए, गिव मी एन आंसर। टेल मी, डेटर्स ज़्यादा होने चाहिए, क्रेडिटर्स ज़्यादा होने चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं डेटर्स ज़्यादा होने चाहिए, कुछ कह रहे हैं क्रेडिटर्स ज़्यादा होने चाहिए। लॉजिकली सोचो ज़रा। क्या बताया था मैंने, असेट्स ज़्यादा होने चाहिए, लायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए? अंकुर शुक्ला, संजय, सुरेंद्र अग्रवाल, गरिमा, अंकुर शर्मा अगेन, अंकुर शुक्ला सॉरी। क्यों, आपको क्यों लगता है कि क्रेडिटर्स ज़्यादा होने चाहिए? मैं बता दूं? चलिए मैं ही बता देती हूँ। हमारे डेटर्स ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि अगर मैंने डेटर्स से पैसा रिकवर करूँगी तो क्रेडिटर्स को दूंगी, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उससे खर्चे निकालूंगी, और अगर कुछ ज़्यादा पैसे बच गए तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर मेरे क्रेडिटर्स ज़्यादा हैं तो मेरी उधारी ज़्यादा होगी और मेरे पास देने के लिए पैसे कम होंगे। आपकी सैलरी 50,000 है, आप खर्चा करके आए हो 1 लाख रुपए का, पॉसिबल? लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख रुपए की, और जेब में पैसे कितने हैं, 50,000 रुपए। तो आप क्लियर हुआ कि डेटर्स ज्यादा होने चाहिए, क्रेडिटर्स ज्यादा होने चाहिए? बेसिक अगर मैं अकाउंटिंग नॉर्म्स देखूं तो मेरे डेटर्स हो, अच्छी बात है,
क्रेडिटर्स हो अच्छी बात है, बट ये डेटर्स सारे गुड होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो पैसे लेके भाग जाए, सामान लेके चला गया और पैसे भी नहीं देके गया, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। डेटर्स उनको माल बेचो जो आपके जान पहचान वाले हों या जो आपको लगे कि आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। डेटर्स आर माय असेट्स, असेट्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन माय लाइबिलिटीज। क्लियर हुआ सबको आई गेस? अब करंट लाइबिलिटीज पे वापस आते हैं। करंट लाइबिलिटीज इज माय क्रेडिटर्स प्लस माय बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स। These are what my current liabilities. Then ideal ratio. Ideal ratio क्या होनी चाहिए करंट असेट्स की? आपके करंट असेट्स हमेशा डबल होने चाहिए, ठीक है। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, हमेशा डबल होने चाहिए ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज। मेरी लाइबिलिटीज से दुगना अगर मेरे असेट्स होंगे तो उनको पेमेंट करने के बाद भी मेरे दुकान बंद नहीं होगी, खुली रहेगी, क्योंकि मेरे पास अभी भी पैसा है। और डबल से जितना ऊपर होगा उतना अच्छा है फर्म के बिजनेस के लिए। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट रेशियो की बात करती हूँ, दैट इज क्विक रेशियो, ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी रेशियो। इसे हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है कि हमें फटाफट फंड्स चाहिए, बस बोला है और जनरेट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हटा दो जो हमारा लिक्विडिटी प्रोसेस स्लो करती हैं। तो वी हैव क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय माय करंट लाइबिलिटीज। दिस इज रीडिफाइंड मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी बाय मेजरिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ठीक है। क्विक असेट्स में क्या क्या आता है? करंट असेट्स, इसमें से क्या हटाना है? स्टॉक हटाना है और प्रीपेड एक्सपेंस हटाना है। स्टॉक क्यों हटाना है बताओ? आप दुकान बेचना चाहते हो अपनी, आपका बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है। इस एग्जांपल से शुरू करती हूँ। अब आप जब दुकान बंद कर चुके हो, आपने क्यों दुकान बंद की? क्योंकि आपको लॉसेस हो रहे थे। अब जो स्टॉक पड़ा है उसे घर तो लेकर नहीं जाओगे, घर में इतना यूज नहीं होगा, तो किसी को बेचोगे। तो अब आप कंपनी बंद कर रहे हो, दुकान बंद कर रहे हो, और आप जो स्टॉक बेच रहे हो उसका दाम आपने 4 गुना कर दिया मार्केट से कंपैरिजन। तो अगर कोई बंदा जो दुकान दोबारा से खरीदना चाहता है या सेटअप करना चाहता है, तो वो आपके 4 गुना पैसे लेके क्यों खरीदेगा आपसे सामान? वो सस्ते में खरीद लेगा जहाँ से सस्ता में मिल रहा है सामान, कि नहीं? एम आई रॉन्ग और राइट? आई गेस आई एम राइट। तो स्टॉक की जो वैल्यू है या जो मेरा स्टॉक है वो इजीली सेल नहीं होगा। अब क्या करो, दूसरा एग्जांपल समझाती हूँ। आपने क्या करना है, स्टॉक है, आपने अपना स्टॉक बेचने के लिए लगा दिया। आप बेच क्या रहे हो? आप क्लॉथ बेच रहे हो। क्लॉथ कौन खरीदेगा? जिसे क्लॉथ से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, क्लोथ्स प्रोड्यूस करने हैं। आजकल क्या है, कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 के चलते कितने लोग कपड़े खरीद रहे हो? 4 में से 1 खरीद रहा होगा। तो यानी कि इस टाइम पे क्या है, मार्केट डाउन है। अब मार्केट डाउन है, आप कपड़ा जो बेच रहे हो, जो प्रोड्यूस किया है आपने क्लॉथ, आप उसकी वैल्यू कर रहे हो 5 लाख रुपए। कौन खरीदेगा? लोग ड्रेसेस तो खरीद नहीं रहे हैं। 5 लाख का कपड़ा खरीद के आप ड्रेसेस बनाए जा रहे हो। व्हाट इज द यूज ऑफ इट व्हेन नोबडी इज गोइंग टू बाय इट? सो आपको जो है आपका स्टॉक
इजीली कैश अवेल नहीं करा सकता, तो इसलिए हम उसे करंट असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं और लिक्विड असेट्स की कैटेगरी में नहीं रखते। ठीक है। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? वो खर्चा जो आप अगले पीरियड का, आने वाला टाइम का इस पीरियड में कर चुके हो। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपको सैलरी मिली, आपने अपने लैंडलॉर्ड को जाके रेंट 2 महीने का दे दिया, आपका लैंडलॉर्ड खुश हो गया। उसने पूछा बेटा इस बार पैसे ज़्यादा दे रहे हो? आपने बोला अंकल मेरे पास इस बार पैसे हैं तो इसलिए मैंने आपको रेंट डबल दे दिया। ठीक है। अब अगले महीने क्या हुआ, सैलरी आने में हो गई डिले, अब आपका आ गया बिल इलेक्ट्रिसिटी का, क्या करोगे? लैंडलॉर्ड अंकल से जाके मांगोगे अंकल जो मैंने आपको एडवांस रेंट दिया था वो प्लीज़ वापस कर दीजिए, एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया और मुझे वो पे करना है और अभी सैलरी नहीं आई है। लैंडलॉर्ड अंकल क्या करेंगे? वो कहेंगे बेटा वो पैसे जो आपने मुझे दिए थे वो मैंने खर्च कर दिए, अब मेरे पास तो वो है नहीं, तो आप प्लीज़ देख लो, आई एम सॉरी। पॉसिबल है? आप क्या करोगे? तो आप उस एक्सपेंस को वापस क्लेम नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, उसे अपने क्विक असेट्स में रखोगे और क्विक असेट्स में से हटा दोगे। तो क्विक असेट्स आर व्हाट? करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। Ideal quick ratio is 1:1. Current liabilities should be equal to my quick assets. ठीक है। करंट रेशियो में डबल होने चाहिए, लाइबिलिटीज शुड बी हाफ ऑफ माय करंट असेट्स, तो डबल हो गई, करंट असेट्स डबल हो गए और लाइबिलिटीज 1 हो गई। बट यहाँ पे क्या है, दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए, 1:1 का रेशियो होना चाहिए। क्लियर? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो? करंट रेशियो इज करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स में आता है स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवर्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लाइबिलिटीज में आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स। आइडियल रेशियो होती है 2:1 की। उसके बाद मूव करते हैं क्विक रेशियो पे। क्विक रेशियो इज क्विक असेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटी, और क्विक असेट्स में क्या क्या आता है, करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आइडियल रेशियो होती है 1:1 की। इससे आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं किस पे, लीवरेज रेशियोज पे। लीवरेज रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो लीवरेज क्या होता है, लीवरेज इज द डेट, the loans, the borrowings of the firm which the firm has undertaken from various agencies. ठीक है। Leverage ratio says helps in the calculation of debt proportion present in the entire capital contributed by a firm throughout the term. The firm which has debt in the capital is known as levered firm, and the one which has no debt is unlevered firm. ठीक है। Ratios considered here are debt equity ratio, debt asset ratio and interest coverage ratio. जो हमारी कैपिटल है दोस्तों, कैपिटल दो चीजों से बनती है, वन इज डेट एंड द अदर इज इक्विटी। इक्विटी आती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डेट आती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन्स। इस तरीके से क्या बनता है मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे, कैपिटल स्ट्रक्चर।
क्लियर हुआ ये? मूविंग फॉर द डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या कहती है? इट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ द फंड्स बीइंग फाइनेंस्ड थ्रू बोरोइंग्स कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, इक्विटी के कंपैरिजन में जो हमने बोरोइंग्स की हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब ये टर्म्स मैम मोटी मोटी टर्म्स सुनाए जा रहे हो आप, ये टर्म्स बनती कैसे हैं बताती हूँ। लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या आता है आपका? लोन्स प्लस योर बोरोइंग्स। लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम अदर कंपनीज। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी में क्या आता है? इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल क्या होती है? शेयर्स इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्टमेंट करी है लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। और रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? वो पैसा या वो फंड्स जो मेरे पास प्रॉफिट के फॉर्म में एक्स्ट्रा बचे हैं। ठीक, डेट असेट रेशियो, टोटल डेट अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है, फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है? टोटल डेट्स है, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। टोटल असेट्स फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि बैलेंस शीट का टोटल असेट साइड का एज इट इज उठा के उसमें डाल दिया जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दिस इज द लास्ट रेशियो जो मैं आज के टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्लास वाइंड अप कर दूंगी, तो ध्यान से देखो। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की मैं बात करूं तो दिस इज व्हाट? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्ज्ड। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलती है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। एंड कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंगे तो वो क्या देगा आपको? EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, दिस इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब एक क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है मेरी स्क्रीन पे, शेयर होल्डर्स इक्विटी की जगह टैंजिबल नेटवर्थ ले सकते हैं। टैंजिबल नेटवर्थ इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। Net worth is what? My share capital plus equity plus reserves and surplus plus retained earning. वो ज़्यादा elaborated फॉर्म में है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं? सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं। एंड इक्विटी इज डेट, सॉरी, इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब स्पेसिफिकली बोला गया है डेट इक्विटी, तो सिर्फ इक्विटी में हम कंसीडर करेंगे इक्विटी शेयर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि ये पैसा किसका होता है? ओनर्स का होता है। क्लियर?